स्पेशल रिपोर्ट का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और सबसे पहले रुख करेंगे ओलंपिक से आ रही एक बड़ी खबर का। नीरज चोपड़ा, जी हां, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन किया है ओलंपिक्स में और जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं। तो नीरज चोपड़ा भारत की उम्मीद, भारत के गोल्डन बॉय, क्या एक बार फिर से फाइनल में वो करिश्मा दोहरा पाएंगे जो करिश्मा पिछले ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने दोहराया था, या कहें कि हासिल जो करिश्मा किया था नीरज चोपड़ा से भारत को पहले से ही उम्मीद थी। और नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर लगातार स्थायित्व भरा प्रदर्शन करते रहे हैं और इस दौरान ये बड़ी खबर आ रही है, नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंच चुके हैं। जैवलिन थ्रो के पहले राउंड में नीरज चोपड़ा ने 89.36 मीटर का भाला फेंका, जो कि एक अच्छा प्रदर्शन कहा जा सकता है। यानी कि भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन बरकरार है, अच्छी फॉर्म में, अच्छी लय में नजर आ रहे हैं नीरज चोपड़ा। अब फाइनल में वो जब पार्टिसिपेट करेंगे, जब वो हिस्सा लेंगे फाइनल मुकाबले में, तो उम्मीद है नीरज चोपड़ा न सिर्फ पदक हासिल करेंगे बल्कि उस पदक का रंग पीला होगा, वो पदक गोल्ड होगा और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा एक बार फिर से ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। अभी तक 3 ही मेडल्स भारत को ओलंपिक में मिले हैं और अब नीरज चोपड़ा से भारत की उम्मीद लगातार बढ़ी हुई है और नीरज चोपड़ा भी जानते हैं कि करोड़ों देशवासियों की उम्मीद उनसे है कि वो भारत के गोल्ड का सूखा एक बार फिर से इस ओलंपिक में पूरा करें और भारत को गोल्ड मेडल जिताएं। तो नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन लाजवाब रहा, नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन शानदार रहा। इससे पहले भी विश्व की अलग अलग प्रतियोगिताओं में ओलंपिक्स के बीच में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और अब नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीद कि वो अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए फाइनल मुकाबले में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाएं। और जयपुर से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। एक्शन में फूड सेफ्टी विभाग यहां पर देखने को मिल रहा है। जे ओबरॉय स्वीट्स पर फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। टीम को मौके पर फूड लाइसेंस नहीं मिला, खाने के सामान में दौड़ते हुए चूहे मिले। तो जो एक मुहिम चल रही है फूड सेफ्टी विभाग की, उसका एक बार फिर से असर, फूड सेफ्टी विभाग का एक्शन देखने को मिला है। राजधानी जयपुर में मिला है एक्शन देखने को। जे ओबरॉय स्वीट्स पर आप देखिए ये तस्वीरें, जे ओबरॉय स्वीट्स पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। यही वो जगह, यही वो सामान जिससे मिठाइयां बनती हैं और एसी शोरूम में सज धज कर तैयार होकर ये मिठाइयां लगाई जाती हैं काउंटर पर और आप उनको खरीदे। लेकिन उनके पीछे की ये सच्चाई आप जान लीजिए। एक्सपायरी भी सामान की जांची गई। एक्सपायरी के साथ साथ जहां गंदगी का अंबार, जहां पर मिठाई बनाई जाती है, ये आप देख सकते हैं चूहे दौड़ते हुए यहां पर दिखाई दिए। कार्रवाई के दौरान गंभीर अनियमितताएं फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आई हैं और टीम ने मौके पर फूड लाइसेंस जब मांगा तो पता चला कि फूड लाइसेंस तो मौके पर मौजूद ही नहीं था, उनके पास था ही नहीं फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस बेहद जरूरी होता है इस तरह के प्रतिष्ठान संचालित करने के लिए और बाकायदा यहाँ पर बर्तनों में यहाँ जो सामान है जिससे मिठाइयाँ बनती है, बाकी खाने पीने की चीज़ें बनती हैं, उसमें कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। खाने के सामान में चूहे दौड़ते हुए मिले। पूरी तरह से अव्यवस्था का आलम, गंदगी का आलम यहाँ पर देखने को मिला और एक तरह से बहुत ही ये शानदार कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग की कही जाएगी। जिस तरीके से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार कार्रवाई कर रहा है। सौरभ गृहस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अगर कोई ऐसी तस्वीरों को देख लेगा तो शायद किसी मिठाई की दुकान की मिठाई नहीं खाएगा। सौरभ, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं बताऊं कि त्योहारी सीजन जो है वो शुरू हो चुका है और इस दौरान अब इस प्रकार की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही, क्योंकि ये एक बड़ा प्रतिष्ठान है जहां पर ये कार्रवाई जो है वो की गई है। दुर्गापुरा में स्थित है और यहाँ पर महंगी मिठाइयाँ जो है वे मिलती है। बताया जाता है कि करीब 1,500 से 2,000 रुपए किलो तक की मिठाइयाँ जो है वो यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तब हैरान करने वाली तस्वीरें जो है वो सामने आई है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिस प्रकार की जानकारी दी है उसके अनुसार यहाँ पर काफी जो है वो अनियमितता मिली है। पहले तो
फूड लाइसेंस जो है वो इस प्रतिष्ठान के पास नहीं मिला है। उसके बाद जब इसके जो जहाँ पर ये खाद्य सामग्री मिठाइयाँ निर्माण होता है वहाँ पर जब टीम ने इंस्पेक्शन किया तो चूहे जो है वो मिले हैं और वहाँ पर जिस प्रकार से गंदगी और अन्य चीजें मिली हैं वो अपने आप में हैरान परेशान करने वाली बात है, क्योंकि ये त्योहारी सीजन है और इस वक्त बड़ी संख्या में लोग जो है वो घेवर भी जो है वो खरीदते हैं, क्योंकि हरियाली तीज है और सिंजारे का मौका। इस वक्त घर घर में जो है वो घेवर की जो है वो कह सकते हैं मिठाइयाँ पहुँचती है। तो ऐसे में इस प्रकार की कार्रवाई से कह सकते हैं कि बड़ा एक तरह से सोचने का मामला जो है वो एक तरह से सामने आया कि किस प्रकार से खाद्य सामग्रियों का निर्माण जो है वो कराया जा रहा था। अब जो है वो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। देखना होगा क्या सिर्फ नोटिस दिया जाता है या फिर तमाम जो आइटम बने हुए हैं उन्हें जो है वो नष्ट किया जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौरभ, जानकारी देने के लिए। और इस बीच बांग्लादेश के हालात को देखते हुए भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया। बांग्लादेश में पनपे हालात के मद्देनजर बीएसएफ ने बॉर्डर पर जवानों की संख्या को बढ़ा दिया है। डीजी बीएसएफ दलजीत चौधरी भी पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं और सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक उनकी तरफ से की गई है। सूत्रों के मुताबिक अभी भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन घुसपैठ की आशंका के चलते बॉर्डर पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। यह आप अलग अलग तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं जो भारत की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है, चाहे वो बंगाल में दक्षिण दिनाजपुर हो या आसाम में जलपाईगुड़ी हो, फुलबाड़ी का इलाका हो या त्रिपुरा में अगरतला हो या मेघालय की अगर बात करें, यहाँ पर भी आप स्थिति देख सकते हैं कि बीएसएफ की और जवानों की वहाँ पर तैनाती की गई है। खुद डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बीएसएफ इस वक्त पश्चिम बंगाल में बॉर्डर इलाकों पर मौजूद है। शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा, क्योंकि बांग्लादेश अभी भी अशांत है, वहां लोग अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आपको यह रिपोर्ट हम दिखाते हैं कि वहां पर हालात कैसे हो गए हैं। पहला हथौड़ा बांग्लादेश के जनक बंग बंधु की मूर्ति पर, दूसरा हथौड़ा बांग्लादेश के लोकतंत्र पर, तीसरा हथौड़ा बांग्लादेश की समूल व्यवस्था पर, चौथा हथौड़ा शेख हसीना सरकार पर। तस्वीरें हिला देने वाली हैं। बांग्लादेश के 53 सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। राजधानी ढाका को फूंक दिया गया। हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। हिंसा का तांडव जारी है। आर्मी बंदूक ताने खड़ी है, दूसरी ओर आवाम मुट्ठी बांधे नारे बुलंद कर रही है। गोलियों की बिसात बिछ रही है। अब तक 300 लाशें गिर चुकी हैं, हजारों लोग जख्मी हो चुके हैं। पुलिस के सायरन और एम्बुलेंस के शोर से ढाका गूंज रहा है। जो विद्रोही हैं, वो तो जान हथेली पर उठाए घूम रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं, घरों में दुबके हैं, सहमे हुए हैं। देश का क्या होगा? मुल्क को इस धधकती आग से कौन बचाएगा? बांग्लादेश उन्माद की आंधी में तिनका सा बिखर रहा है। बांग्लादेश पहले ईंट दर ईंट टूटा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास गण भवन में हजारों की भीड़ घुस गई, बेडरूम तक पर कब्जा जमा लिया।
हिंसा को देखकर शेख हसीना भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन उन्हें ऐसा करने का मौका तक नहीं मिला। बांग्लादेश के पीएम हाउस के बेडरूम में प्रदर्शनकारी को आराम फरमाते देखा जा सकता है। प्रदर्शनकारी को पीएम हाउस के लॉन में भी टहलते देखा जा सकता है। भीड़ ने गृह मंत्री असदुज़्ज़मन खान के घर को भी आग के हवाले कर दिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर में गुस्साई भीड़ ने आग लगा दी। बांग्लादेश इस वक्त आक्रोश वाली जलती भट्टी बन चुका है। जनता का गुस्सा सड़कों पर खूनी संग्राम में तब्दील हो गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद अपनी छोटी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भाग खड़ी हुई। अराजकता, अव्यवस्था, आक्रोश, आगजनी, आक्रामक और हिंसक हुई भीड़ ने मुल्क को पतन के पाताल में पहुंचा दिया है। पूरा देश जल रहा है। खून, जख्म, लाशें और मातम के बीच देश की कमान आर्मी ने संभाल ली है। आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकार उज जमान ने ऐलान कर दिया है कि वो सब संभाल लेंगे। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম, ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। क्यों बांग्लादेश में लग गई बर्बादी की आग? कैसे तबाह हो गई शेख हसीना की सरकार? भीड़ ने क्यों उखाड़ फेंकी चुनी हुई सरकार? और सबसे बड़ा सवाल कि बांग्लादेश की कमान अब किसके हाथ? आपको बर्निंग बांग्लादेश की हर एक डिटेल दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे शेख हसीना के खिलाफ भड़की भीड़ ने कानून को अपने हाथों में लेकर देश को जला डालने की कसम खाई। लेकिन उसके पहले तस्वीरें जो बांग्लादेश के अंधकार में भविष्य की गवाही। प्रदर्शनकारियों ने कई अहम रास्तों पर भी कब्जा कर लिया है। इंटरनेट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इस बीच मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं, जो आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं। जब प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के परचम तले आयोजित असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई। राजधानी ढाका सहित देश भर में सेना तैनात कर दी गई है। सड़कों से पुलिस को हटा दिया गया है। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई में हुई थी और इसी दौरान प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रख लिया था। बताया गया कि इन लोगों से जबरन आंदोलन वापस लेने का वीडियो बनवाया गया, लेकिन जब इस बात का खुलासा हुआ तो गुस्सा और भड़क गया। देश भर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजों और मार्केटों में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। हिंसा को देखते हुए कई ट्रेनों का ऑपरेशन अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कपड़ा फैक्ट्रियों में भी ताला लग गया है। पुलिस ने लोगों को जहां तक हो सके घरों में रहने को कहा है। कोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि बंदी के दौरान बहुत जरूरी मामलों में ही सुनवाई की जाएगी। इसके लिए चीफ जस्टिस इमरजेंसी बेंच का गठन करेंगे। बांग्लादेश में छात्रों का विरोध प्रदर्शन पिछले महीने एक विवादास्पद नौकरी कोटा योजना के खिलाफ शुरू हुआ था। विरोध प्रदर्शन अब सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गया है। आंदोलनकारियों ने नरसिंहगढ़ी जिले में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के 6 कार्यकर्ताओं को मॉब लिंचिंग कर मार डाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोपहर में प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला था, जिससे आवामी लीग के कार्यकर्ता नाराज हो गए। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इससे नाराज होकर प्रदर्शनकारियों ने पलटवार किया। आवामी लीग के कार्यकर्ता डर कर एक मस्जिद में छिप गए, जहाँ से निकाल कर उनकी पिटाई की गई, जिसमें 6 कार्यकर्ता मारे गए। इसके पहले सिराजगंज शहर में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को मारा, वहां आग लगा दी। इस हमले में 13 पुलिसकर्मी मारे गए। जुलाई में ही बांग्लादेश में हिंसा शुरू हो गई थी। पिछले महीने विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे 6 लोगों को डिटेक्टिव ब्रांच ने सेफ रखने के नाम पर 6 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था। इन सभी से आंदोलन को वापस लेने के लिए जबरदस्ती वीडियो बनवाया गया। जब ये कैद थे तब गृह मंत्री ये दावा कर रहे थे कि इन्होंने अपनी मर्जी से आंदोलन को खत्म करने की बात कही है। जब मामला खुला तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया। इससे पहले शेख हसीना ने रविवार को सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें आरोप लगाया कि आंदोलनकारी वार्ता की टेबल पर आए।
विपक्ष आंदोलन की आड़ में हिंसा कर रहा है। इस बीच छात्र आंदोलन के कोऑर्डिनेटर नाहिद इस्लाम ने ऐलान किया कि मंगलवार को प्रस्तावित ढाका मार्च अब सोमवार को होगा। अब सड़कों पर ही फैसला होगा। मीरपुर से हजारों छात्रों ने कूच किया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की और हिंसा भड़क गई। आपको आगे दिखाएंगे कि क्यों जल रहा है बांग्लादेश, क्या है इसकी असली वजह। उससे पहले उस चेहरे को देखिए जो इस आंदोलन का चेहरा माना जा रहा है। नाम है नाहिद इस्लाम। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उसे उठा लिया गया। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। असल में बांग्लादेश में आग भड़की ही है, छात्रों के विरोध प्रदर्शन वाली। लेकिन अब इसमें विपक्षी पार्टियां भी शामिल हो चुकी हैं। शेख हसीना प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश करती रही और मामला बिगड़ता चला है। अब आलम यह है कि बांग्लादेश धू कर जल रहा है। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ताजा हालातों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक बांग्लादेश की यात्रा न करने की सख्त हिदायत दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद अपने नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय नागरिकों को इन नंबरों पर +880-1958-383-679 +880-1958-383-680 +880-193-7400-591 पर संपर्क करने को कहा है। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। बांग्लादेश का क्या होगा, इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस तस्वीरें दिख रही हैं वार्निंग बांग्लादेश की। आखिर बांग्लादेश में हालात इतने खराब कैसे हो गए? इसके पीछे पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश हो सकती है। हो सकता है इस तख्तापलट के पीछे चीन का हाथ हो, क्योंकि शेख हसीना की भारत से अच्छी दोस्ती के कारण दखल नहीं दे पा रहा था चीन, और यह भी कारण हो सकता है। महीने से जिस जमीन पर शेख हसीना की सरकार खड़ी थी, उसके नीचे वो सैलाब बहुत खामोशी से बह रहा था, जिसकी वजह से शेख हसीना का किला ढह जाने की पूरी गारंटी थी। शेख हसीना सब कुछ बहुत करीब से देख रही थी। इस विरोध को दबाने की लाख कोशिश हुई, लेकिन बांग्लादेश में पब्लिक के गुस्से का सैलाब ज्वालामुखी बनकर टूटा। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह ढह गई शेख हसीना की सत्ता, जैसे ताश के पत्तों से बनाई गई कोई इमारत होती है। इस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार खत्म हो गई। देखते देखते सब कुछ ढह गया। बांग्लादेश में हंगामा, सड़क पर पब्लिक। सिस्टम की in Dhaka, despite the curfew, our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Speaker sir, the situation in Bangladesh is still evolving. The Army Chief, General Waqaruzzaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals who usually live there, of which about 9,000 are students.
The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Speaker, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that. We welcome that and will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. Speaker, sir, in the last 24 hours, we have been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश के ताजा हालातों पर जानकारी देते हुए दो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि कल अभी पहले रणदीप सुरजेवाला को भी एक बार जरा हम सुनते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां बात एस जयशंकर ने कही कि हिंदुओं पर वहां हमलों की खबरें आई हैं सामने, लगातार ढाका में ऑथोरिटीज के टच में यहां भारत की सरकार है। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि कल शेख हसीना की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी भारत में आने की, बहुत शॉर्ट पीरियड पर, बहुत कम नोटिस पर, और फिर अभी वो कल यहां पहुंची हैं और भारत में ही हैं। बात कुछ और खबरों की करते हैं। फतेहपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर औचक निरीक्षण के दौरान डीएम साहिबा को अचानक गुस्सा आ गया और उन्होंने एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। यह पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। फतेहपुर की डीएमसी इंदुमती का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। डीएमसी इंदुमती एक शख्स पर भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना आपा भी खो दिया। वो बेहद ही नाराज दिखाई दी। दरअसल वो जिला शहरी विकास एजेंसी डूडा के ऑफिस में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची थी। वो विभाग के अधिकारियों से बात कर रही थी। डूडा कार्यालय में निरीक्षण के दौरान एक शख्स के निकलते समय उनको धक्का लगा था। इसके बाद तो डीएम का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने शख्स को थप्पड़ तक जड़ दिया। डीएम साहिबा का गुस्सा देखकर शख्स घबराकर पीछे हट जाता है, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो उस पर बुरी तरह झल्लाती रही। कोई भी उन्हें रोकने का साहस नहीं कर पाया। सभी लोग डीएम के गुस्से को देखकर सक पका गए। खड़ी हो, क्या दिमाग है? एक महिला खड़ी है और तुमको धक्का मुक्की करके तुम आगे बढ़ रहे हो। कौन है तू? कौन है तू? क्या काम से आए? कुछ भी और कुछ महिला और बस क्या काम है तुम्हारा? काम अगर बढ़ा है तो यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? कौन में बात करते रहे, यहाँ पीछे क्या कर रहे हो? वहाँ कोई स्पेस नहीं है तुमको? बिठाओ इनको, बैठो बदमाश। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान।